सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। आज हम साउंड चैप्टर का अभी तक जो मैंने भाग करवाया है उससे थोड़ा आगे का डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी देशवासी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में सकुशल रहकर इस क्लास का आनंद ले रहे होंगे। आप देखिए जरा ध्यान से, मैंने उस दिन न्यूमेरिकल नहीं बताए थे, लेकिन अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने उसके फॉर्मूले बता दिए थे। आज हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड काम करती है। अल्ट्रासाउंड किस किस में होती है? शार्क में होती है। अल्ट्रासाउंड किस किस में होती है? आप देखिए अल्ट्रासाउंड किस में होती है? हाँ, बैट यानी कि चमगादड़ में होती है। अल्ट्रासाउंड किस में होती है? जो रात्रिचर जीव होते हैं उसमें ये अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके जीवों को पकड़ते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनको पकड़ते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की विशेषता होती है किसी भी सतह से टकरा कर वापस आ जाती है उसी स्थान पर। आज हम एक और छोटी सी टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो अल्ट्रासाउंड के साथ भी होता है और सामान्य साउंड के साथ भी होता है, जिसकी हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्यार से इको। इको प्रतिध्वनि है ना। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखे जाते हैं। देखिए इको क्या होता है। अगर आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग है, तो ये भी तरंगों के नियमों का पालन करते हैं। तो जैसे प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आता है, वैसे ही ध्वनि भी सतह से टकराकर वापस आती है। तो जब हम कोई चीज बोलते हैं और बोलते हैं तो वो बहुत दूर तक जाती है, या कमरे में कुछ भी ना हो, आप सारा सामान वगैरह हटा दें, चारों तरफ से चिकनी सतह हो, ऊपर से छत भी एकदम चिकना हो, सब कुछ एकदम चिकना हो, तो आपने देखा होगा आवाज गूंजती है, यानी हमारी आवाज हमें ही सुनाई देती है। इसका एक कारण है, इसको कहते हैं, उस कारण को कहते हैं इको। यानी जब आवाज टकराती है, अगर पास में टकरा रही है तो टकराने के बाद 0.1 सेकंड, याद रखना 0.1 सेकंड से कम भाग में ये हमारे कानों तक पहुंचती है। इस छोटे से निर्बंध को, इस छोटी सी वैल्यू को हमारा कान पकड़ नहीं पाता, इसलिए हमें एक जैसी साउंड सुनाई देती है, गूंजती नहीं है। लेकिन जैसे ही टकरा के आई हुई साउंड में अंतर आ जाता है, कलांतर आ जाता है, उसमें टाइम डिफरेंस आ जाता है, समय का डिफरेंस आ जाता है, कितना 0.1 सेकंड का जब डिफरेंस आ जाता है तो वही ध्वनि हमें दोबारा सुनाई देने लगती है। जैसे मैंने बोला हेलो, उसके बाद वो हेलो टकराएगा, टकराने के बाद जब वापस आएगा मेरे कान में तो मुझे मेरा हेलो भी सुनाई देगा, और अगर 0.1 सेकंड की देरी हो गई आने में तो मुझे मेरा दूसरा वाला, मतलब टकरा के आने वाला हेलो भी सुनाई देगा। तो हेलो हेलो ऐसे करके 2 बार सुनाई दे जाएगा, आवाज गूंज जाएगी। इसी सिस्टम को कहते हैं इको। इको बड़ा बुरा होता है, यानी इको से शोर पैदा होती है, इको से बहुत कुछ। जैसे आपने कभी, आप लोग समुद्र तल पर गए हो, खूब तेज आपको कुछ भी बोलो, थोड़ी देर बाद में आपके सामने आएगा। या कई बार क्या होता है, साउंड यहां से आ रही होती है लेकिन हमें वहां से सुन रही होती है ना, समझना। मैंने बहुत बार बचपन में देखा था, मतलब ढोलक इधर बज रही होती है, शादी वगैरह इधर हो रही होती है, सुनाई हमें इस डायरेक्शन से देता है, क्योंकि वो मतलब हवा में जाता है और उसके बाद इको के साउंड के रूप में। तो वो वाली साउंड तो हमारे पास नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कोई दीवार या कुछ बादल वगैरह, सॉरी दीवार या कोई पेड़ वगैरह होते हैं, जबकि ये वाली साउंड हमें सुन जाती है इको वाली, तो हमें लगता है साउंड वहां से आ रही है, लेकिन साउंड वहां से नहीं आ रही होती है। तो यहां से बढ़ते ही पहला प्रश्न बनता है कि कभी कभी मनुष्य को आवाज विपरीत दिशा से सुनाई देने लग जाती है, या कभी कभी मनुष्य को आवाज किसी अन्य दिशा से सुनाई देने लग जाती है जहां से आ नहीं रही होती है, या कभी कभी मनुष्य को आवाज अपने मूल स्रोत से हटकर सुनाई देने लगती है। तो इसका मूल कारण है, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ध्वनि के तारत्व के कारण, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि की आवृत्ति के कारण, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि में उत्पन्न हुए इको के कारण, या चौथा ऑप्शन है ध्वनि के परावर्तन के कारण। इसका उत्तर दीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास। 1 2 3 4 5, सोच के उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि के परावर्तन के कारण। अब आप कहोगे इको भी तो होना चाहिए था, इको नहीं है। इको में दोनों साउंड सुनाई देती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो मूल साउंड है उसके आगे तो दीवार या कोई ये पेड़ वगैरह आ गया होगा, लेकिन वहां से जो साउंड परावर्तित होके आ रही है वो साउंड हमें सुनाई देती, तो दूसरे डायरेक्शन से। लेकिन अगर वो पेड़ वगैरह नहीं होता तो हमें वो दोनों साउंड सुनाई देती, और दोनों साउंड की वजह से वाइब्रेशन जैसा, मतलब कोलाहल जैसा, शोर जैसा, गूंजती आवाज, तो आवाज गूंजने को इको कहते हैं। इको भी परावर्तन के कारण ही होता है, लेकिन इको तब होता है जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि में 0.1 सेकंड या उससे अधिक का अंतर हो, तब इको सुनाई देता है।
लेकिन वो कभी नहीं कहा मैंने कि मूल ध्वनि तो आ ही नहीं रही, वो तो रुक गई, लेकिन उसकी परावर्तित ध्वनि आ रही, तो वो थोड़ी इको होगा, उसको हम सिर्फ ध्वनि का परावर्तन कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। डी ऑप्शन सही होगा इसका। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसलिए बढ़ते ही एक क्वेश्चन दे दिया, तो समझना इस चीज को। एग्जामिनर आपके दुखती रख का बहुत फायदा उठाता है ना। तो हम परावर्तन में और इको में भूल जाते हैं। इको क्या होता है, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि में 0.1 सेकंड से अधिक का अंतर इको कहलाता है। इको से बचने के क्या क्या उपाय हैं, आप देखिए। इको से बचने के लिए हम पर्दे लगा देते हैं, मतलब दीवारों पे पर्दे लगा देते हैं, दीवारों पे पोस्टर लगा देते हैं, अपनी फोटो चिपका देते हैं। इससे क्या होता है, इससे दीवारें खुरदरी हो जाती है, अर्थात उनमें छोटा छोटा गैप पैदा हो जाता है। जब हम बोलते हैं या कोई साउंड आती है तो वो साउंड वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि आप देखिए चिकनी सतह से परावर्तन ज्यादा होता है, जबकि खुरदरी सतह से परावर्तन नहीं हो पाता, विसरित हो जाता है, वो उसी में मिक्स हो जाता है। इस वजह से पर्दे बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इको को कम करने में। तो यदि इको आ रहा हो या साउंड बहुत ज्यादा आ रहा हो, उसको एब्जॉर्ब करवाना हो, तो मतलब जगह जगह पर्दे लगा दीजिए आप, है ना। देखने में भी सुंदर लगता है, और एक्चुअल में सुंदर लगना इसका लॉजिक नहीं था। पर्दे लगाने का सबसे बड़ा लॉजिक था कि पर्दे हिलते रहते हैं, है ना, मुलायम कपड़े के बने होते हैं, भारी कपड़े के बने होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे वलन होते हैं। उन वलनों के कारण क्या होता है कि हमें साउंड गूंजती नहीं है। जैसे व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं, जब पूरा कमरा खाली कर देते हैं, तो आप उसमें कुछ भी बोल के देखना, आपको जबरदस्त इको सुनाई देगा, इतना ज्यादा, क्योंकि मतलब आपकी आवाज हर एक दीवार से टकरा के, सारी दीवारें एकदम समतल होंगी, हर एक दीवार से टकरा के और आपके पास आएगी। इस वजह से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज, इस इको से बचने के लिए, अच्छा इको तो हो गया, चलो यहां तक तो समझ में आ गया हमको कि भाई हाँ, इको से बचने के लिए, अब इको से बचने के लिए देखिए मैंने कमरे में बहुत सी चीजें रख रखी है। आप किसी भी छोटे से फोटो को या कई बार मूर्ति रख देते हैं, या अपनी शील्ड जो हमें विनर के रूप में मिली होती है वो भी रख देते हैं, तो क्या होता है, वो सतह अपने आप ही जब साउंड वहां से जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है उनके कारण। तो इस वजह से क्या होता है, हमें इको नहीं सुनाई देता। तो कमरे में जितनी ज्यादा खूबसूरत चीजें, मतलब सजावटी चीजें रखी रहती हैं, तो वो इको के लिए बड़ी ही मतलब अवरोधित साबित होती है। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होता है, जो फॉल सीलिंग होती है आप लोग सब जानते हैं, तो फॉल सीलिंग में क्या होता है, जो सीलिंग होती है इसमें छोटे पोर यानी छेद होते हैं, वो भी क्या करता है, इको को रोकता है, इको को रोकने में बड़ा हेल्प करता है। और वो इको को ही नहीं रोकता, रिवर्बरेशन यानी कोलाहल को भी रोकता है। रिवर्बरेशन क्या होता है ये समझिए, मतलब मैं मान लीजिए 100 फ्रीक्वेंसी से, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूं, और मेरा दोस्त 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, एक साथ बोल रहे हैं, तीसरा 130, चौथा 101, इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और कोई क्या बोल रहा है हमें कहां पता लगेगा, हमें सिर्फ शोर दिखाई देगा। तो आपने कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह देखा होगा, उन सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर मान लो एक साथ सबको बिठा दिया जाए, तो वो मतलब इतनी बुरी तरह सरदर्द हो जाता है। या आपने स्टेशन पे महसूस किया होगा, रेलवे स्टेशन पे, कि सब एक साथ बोलते हैं, आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, फिर आपको बहुत तेज बोलना पड़ता है, आपने मतलब साथी को अपनी आवाज सुनाने के लिए, क्योंकि उसमें हल्ला मच रहा होता है। इसको हम हल्ला मचना कहते हैं, रिवर्बरेशन को। तो कॉन्फ्रेंस हॉल में इको और बाकी चीजों से जो रिवर्बरेशन होता है, उसको कम करने के लिए, या मंदिरों में कम करने के लिए, हमारे जो पूर्वज हैं छतों को ऐसे गोल बनाते थे, मेहराबदार। छतों की जो संरचना होती थी वो मेहराबदार होती थी। तो उसमें क्या होता था कि ये जितनी भी जो ध्वनि तरंग है, ये टकरा के एक ही जगह मिल जाती थी, ऐसे करके ये टकरा के एक ही जगह आ जाती थी, इस तरह से एक ही जगह पे आ जाती थी, है ना। तो इस एक जगह आने की वजह से क्या होता था, शोर या रिवर्बरेशन नहीं होता था। तो छतों को रिवर्बरेशन से बचाने के लिए मेहराबदार बनाया जाता है। लेकिन अब आजकल तो गोल छतें बनती नहीं, आरसीसी की बनती हैं। तो फिर क्या करते हैं कि छत तो बना लिया, सिंपल सा छत बना लिया, लेकिन इसके नीचे, मतलब छत के जस्ट थोड़ा सा नीचे ऐसे चौरस पट्टियां लगा दी जाती हैं, जो हार्डबोर्ड वगैरह की बनी होती है, एल्यूमिनियम या लोहे की पत्तियों के बीच में रखी हुई होती है वो। तो जिसकी वजह से जब रिवर्बरेशन होता है तो वो थोड़ी बहुत वाइब्रेट होती है, या थोड़ी बहुत साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और कुछ तो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती है, इसलिए कुछ लोग फॉल सीलिंग लगाते हैं। तो फॉल सीलिंग भी सही है, और फॉल सीलिंग की वजह से एरिया भी थोड़ा सा ठीक लगता है ना, फ्लैट लगता है छत। तो ये भी एक तरीका है इसको रोकने का। तो ये मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड एक ही प्रश्न बनता है, आप लोग देखें और सोचें प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। रिवर्बरेशन को कम करने के लिए निम्न में से कौन से तरीके हैं? पहला, छतों को मेहराबदार बनाया जाता है। दूसरा, छतों को मेहराबदार बनाया जाता है। दूसरा, छतों में फॉल सीलिंग लगाई जाती है। तीसरा, उपरोक्त दोनों, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का पुनः वक्त देता हूं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सभी लोग आराम से बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ
और न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल्स को जरा ध्यान से करिएगा, ध्यान पूर्वक, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस होते हैं, आधार होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाए कि एक ध्वनि तरंग एक्चुअल में ध्वनि तरंग ना हो, कोई भी तरंग हो, ये न्यूमेरिकल काम करेगा। एक ध्वनि तरंग, हाँ, 700 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की है। यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड, हालांकि 340 332 कह सकते हैं, मैंने वैसे ही लिखा है 320 मीटर, या उसको 280 कर देते हैं, 350 कर देते हैं, चलो 350 मीटर आपके लिए आसानी हो जाएगी। 350 मीटर प्रति सेकंड है, तो 8 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी? लो जी, कितनी दूरी तय करेगी ये दे दिया है ना। तो अब आप देखिए, दूरी तय करने की बात उसने कर दी, यानी कि दूरी बता दी गई, तो हमारे पास क्या होता है, दूरी बटा समय। अब आप देखिए ध्वनि की चाल कितनी है, 1 सेकंड में, उसने ये ऐसे दिया है कई बार कंफ्यूज करने, हमारा इतने से काम चल जाएगा। 350 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में ये 350 मीटर चलती है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी, तो 3 सेकंड में कितना चलेगी, गुणा करते जाइए, तो 8 सेकंड में कितना चलेगी। तो यही है ना, मतलब हम तो सीधे निकाल सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। वेरी गुड। तो फिर दूरी निकालना है तो समय को इधर गुणे में ले जाएंगे, तो v इंटू टी बराबर दूरी। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गई, चाल कितनी है 350 गुणा, है ना। अब उसके बाद में 8 सेकंड से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, अब ये चूंकि मीटर प्रति सेकंड में और आपका जो टाइम है वो भी सेकंड में दिया है, अगर मान लो आपका टाइम मिनट में होता तो पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं फिर करते, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में एक मात्रक तो दूरी का छुपा होता है और दूसरा मात्रक समय का छुपा होता है। तो यदि ये जिस रूप में है, हमें दूरी और जो समय है वो उसी रूप में रखने चाहिए, ठीक है, या दूरी और समय के अनुसार हमें चाल को बदल देना चाहिए। ये सारा मैंने अपने पुरानी क्लास में सिखाया हुआ है कि कैसे हम वो किंग हेनरी वाले फार्मूले से बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद में आपकी दूरी मीटर में आ जाएगी, तो 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4 और 8 यहाँ 24 और 4 28, तो 2800 मीटर की जो दूरी हो जाएगी। इसको किलोमीटर में भी आप लिख सकते हो, है ना, 2800 हो गया तो 2.8 किलोमीटर, इतनी दूरी वो तय कर लेगी। अब मेरा सवाल कुछ और था, ये तो बहुत सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, यदि चाल इतना है तो 8 सेकंड में यहां से मिटा देता हूं, है ना। ध्वनि की चाल, ये देखिए, एक ध्वनि की तरंग 700 नैनोमीटर आवृत्ति की है, तो यदि ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करो। तो ध्वनि की आवृत्ति मैं एफ से डिनोट कर देता हूं या न्यू से, आवृत्ति ज्ञात करो, आवृत्ति ज्ञात करना है। तो लो जी, आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, v बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, है ना। यहां लैम्डा क्या है, तरंग लंबाई है, तरंग इतनी आवृत्ति, सॉरी ये गलती हो गई भाई, आई एम सॉरी, ये लंबाई है, तरंग दैर्ध्य, है ना। तो ये तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य है, तो 700 मीटर की तरंग दैर्ध्य तो होगी ये आपकी लैम्डा, यानी आपको लैम्डा का मान दे रखा है कितना, 700 नैनोमीटर। इसी तरह से आपको और क्या दिया हुआ, न्यू पूछा है, न्यू का मतलब न्यू ज्ञात करो, आवृत्ति ज्ञात करो, लेकिन v तो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब v कितना दिया हुआ, 350 मीटर पर सेकंड। भाई नहीं, बहुत नाइंसाफी है, ये कहा नैनोमीटर में, ये कहा मीटर में। तो सबसे पहले हम पहला काम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए 700 गुणा 10 की पावर -9 करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप वहां से देख लेना, इतने मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में यहां रख देंगे, तो वेलोसिटी v कितनी है 3500 इज इक्वल टू न्यू कितना है फाइंड करना है, इनटू लैम्डा कितना है 700 गुणा 10 की पावर -9। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है अभी तक। अब ये देखिए 700 गुणा 10 की पावर -9 गुणे में है ना, तो उधर जाके बटे में हो जाएगा, न्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। न्यू बराबर कितना हो जाएगा 3500 बटा
700 इंटू 10⁻⁻⁹ बिल्कुल एज इट इज लेके जाएंगे, कोई चिन्ह वगैरह नहीं बदलेंगे, क्योंकि गुणे का मतलब ही होता है जब दूसरी तरफ जाता है तो भाग हो जाता है, कोई भी पंगा नहीं लेते हैं। लेकिन अब जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3500/700 गुणा 10⁹9। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 5 35 हो गया। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 गुणा 10⁹9 मीटर, सॉरी 9 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि यदि तरंग लंबाई मीटर में होगी तभी उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी, क्योंकि मीटर क्या एसआई यूनिट है और हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। तो इसकी जो न्यू का मान कितना आया, 5 गुणा 10⁹9 हर्ट्ज। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोग जरा ध्यान से लिखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार है। तो न्यूमेरिकल क्या है, एक ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 3 गुणा 10⁸8 हर्ट्ज है, उस तरंग की चाल क्या होगी यदि उसने 3 सेकंड में 700 मीटर की दूरी कवर की हो। आप इस सवाल का उत्तर जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए वैसे ही होमवर्क दिया है। एक और प्रश्न मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही, ये क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में। एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ध्वनि का कौन सा फैक्टर है जो कभी नहीं बदलता, किसी भी विशेष ध्वनि के लिए कभी नहीं बदलता। आपके पास उसने 4 फैक्टर दे दिए, मान लो पहला फैक्टर उसने दे दिया आपको, फर्स्ट जो फैक्टर है वो आपके पास उसने क्या दे दिया, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। दूसरा फैक्टर दे दिया आयाम। तीसरा फैक्टर उसने दे दिया तरंग लंबाई या आयाम। उपरोक्त दोनों फैक्टर ही नियत रहते हैं, और चौथा नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप इसका आंसर बताएं, 5 सेकंड का समय है, कि निम्न में से कौन सा फैक्टर हमेशा किसी एक पर्टिकुलर साउंड के लिए कभी नहीं बदलता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए ध्यान से, इसका फैक्टर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। रीजन, आयाम को तो आप ऊर्जा देके बढ़ा सकते हो, आयाम को ऊर्जा कम करके घटा सकते हो, तो भाई आयाम के साथ तो कुछ भी कर सकते हो, आयाम की तो कोई बात ही नहीं है। जबकि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाया तो साउंड ही बदल जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, यानी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो आज की तो छोटी सी क्लास थी, मैंने सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल और उससे जो संबंधित चीजें बताने के लिए बताया था। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ध्वनि की चाल की जगह प्रकाश की चाल आ जाए 3 गुणा 10⁸8, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा सूत्र यही लगेगा। कौन सा लगेगा, ये सूत्र बड़ा ही काम का है, हर जगह काम आता है। V बराबर न्यू लैम्डा, अर्थात चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग लंबाई। इसी के आधार पर हम बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।